भारत में ना लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी आज भी मतलब एक बहुत बड़ा सपना है। स्थायित्व, सम्मान, एक सुरक्षित भविष्य कौन नहीं चाहता। बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सपना वाकई उतना सुनहरा है जितनी इसकी चमक दिखती है। आज हम इसी बड़ी पहेली पर आप कह सकते हैं थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और विश्लेषण हैं हाँ। जो इस पारंपरिक रास्ते की तुलना प्राइवेट सेक्टर और अपना काम शुरू करने मतलब स्वरोजगार के जो नए मौके बन रहे हैं उनसे करते हैं। सही है। तो क्या ये सरकारी नौकरी की दौड़ एक पक्की बाजी है या कहीं ये एक महंगा जाल तो नहीं बन गया है। चलिए देखते हैं जरा। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सच में लाखों लोगों के करियर से जुड़ा फैसला है। हम सिर्फ आंकड़े नहीं देखेंगे, मतलब देखेंगे तो सही, पर उनके पीछे की जो असलियत है ना, हाँ। जो अनदेखी कीमत चुकानी पड़ती है और दूसरे रास्ते क्या हो सकते हैं, उन सब पर बात करेंगे। अच्छा। मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि ये समझने में मदद करना है कि भाई ये सब किसी के भविष्य के लिए मायने क्या रखता है। सही कहा। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सपना शुरू होता है। सरकारी नौकरी का ये जो आकर्षण है, समाज में इज्जत, जॉब सिक्योरिटी, पेंशन, भत्ते, ये सब मिलकर इसे इतना मतलब लुभावना बना देते हैं कि कई बार तो प्राइवेट सेक्टर की ज्यादा तनख्वाह भी फीकी लगने लगती है। बिल्कुल, ये आकर्षण तो है। पर क्या ये आकर्षण आज के आंकड़ों की कसौटी पर खरा उतरता है, ये देखना होगा। आंकड़े तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। सच पूछिए तो असलियत ये है कि कंपटीशन मतलब मुकाबला वो बहुत ही ज्यादा कठिन हो गया है। कितना? जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 को ही ले लीजिए। 11 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया। बाप रे, 11 लाख। हाँ, और पद कितने थे? सिर्फ 1105। अब आप खुद हिसाब लगाइए, सफलता दर कितनी हुई? मुश्किल से 0.1% के आसपास। 0.1%? मतलब 1000 लोगों में से एक। टी में 25 लाख से ज्यादा उम्मीदवार थे। अच्छा। और पद थे लगभग 35,000। यहाँ सफलता दर थोड़ी बेहतर, करीब 1.4%। बैंकिंग में आईबीपीएस पीओ की हालत तो और भी मतलब कठिन है। वहाँ सफलता दर लगभग 0.34% ही रहती है। अरे यार, ये तो मतलब लॉटरी जीतने जैसा है। इससे ज्यादा चांस तो शायद लॉटरी में हो, कह सकते हैं। और अगर आप बड़े पैमाने पर देखें तो 2014 से 2022 के बीच केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए 22 करोड़ आवेदन आए थे। 22 करोड़? जी हाँ, 22 करोड़। और नौकरी कितनों को मिली? सिर्फ 7.22 लाख लोगों को। ओह, ये तो बहुत ही कम है ना? और यहाँ एक और चिंता की बात है, वो जो सुरक्षा का टैग है ना सरकारी नौकरी का, जिसके लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, हाँ, जॉब सिक्योरिटी, वो भी अब पहले जैसी नहीं रही। सरकारी भर्तियों की संख्या असल में कम हो रही है। यूपीएससी में ही देखिए, 2016-17 से 2019-20 के बीच करीब 30% की गिरावट आई है भर्तियों में। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। और बैंकिंग में, आईबीपीएस और रेलवे में, आरआरबी में भर्तियों में देरी और कटौती इतनी आम हो गई हैं कि आपने सुना होगा अक्सर छात्रों को आंदोलन तक करना पड़ा है। हाँ, सुना है, प्रदर्शन होते रहते हैं। तो साफ तौर पर ये एक क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा जोखिम और बेहद कम मुनाफे वाली स्थिति बनती जा रही है। ये तो हुई सीधी टक्कर की बात कि कंपटीशन कितना तगड़ा है। लेकिन उन लाखों लोगों का क्या होता है जो ये परीक्षा पास नहीं कर पाते? आपने शुरू में कहा था कुछ अनदेखी कीमतें भी हैं। हाँ, वो क्या है? यहाँ कुछ गहरा मामला लगता है। हाँ, ये बहुत जरूरी पहलू है। विशेषज्ञ इसे स्कैरिंग इफेक्ट कहते हैं, मतलब एक तरह का नाकामी का लंबा साया। स्केरिंग इफेक्ट? हाँ, जो उम्मीदवार तैयारी में अपने करियर के कीमती साल लगा देते हैं, मान लीजिए 3 साल, 5 साल, 7 साल, और फिर भी सफल नहीं हो पाते, उन पर इसका बहुत गहरा और लंबा असर पड़ता है। कैसा असर? तमिलनाडु में एक स्टडी हुई थी, उसमें पाया गया कि जिन ग्रेजुएट्स ने सरकारी भर्ती पर रोक के दौरान तैयारी में ज्यादा वक्त बिताया, उनकी 10 साल बाद भी नौकरी लगने की संभावना कम थी। 10 साल बाद भी? हाँ, 10 साल बाद भी उनकी कमाई कम थी और उन्होंने शादी करने या घर बसाने जैसे जो जिंदगी के बड़े फैसले होते, उनमें भी देरी की। ओह, यानी असर सिर्फ उस एक इंसान पर नहीं पड़ता, पूरे परिवार पर आ जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। उसी स्टडी में ये भी सामने आया कि कमाई की कमी को पूरा करने के लिए परिवार के जो बुजुर्ग सदस्य थे, उन्हें अपनी रिटायरमेंट टालनी पड़ी। अरे बाप रे! तो ये एक तरह का पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला आर्थिक बोझ बन जाता है। और जरा अर्थव्यवस्था के नजरिए से सोचिए। हाँ। लाखों पढ़े लिखे नौजवान अपने सबसे ज्यादा एनर्जी वाले, सबसे प्रोडक्टिव साल बिना कोई कमाई किए सिर्फ तैयारी में निकाल देते हैं।
ये हमारी यूथ पावर का, हमारी ह्यूमन कैपिटल का सही इस्तेमाल न हो पाने जैसा है। मिस एलोकेशन है ये। सही बात है, वो कहीं और कुछ कर सकते थे शायद। हाँ, और अगर ये लोग बाद में प्राइवेट सेक्टर में जाने की कोशिश भी करते हैं तो क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता, उन्हें कम वेतन पर समझौता करना पड़ सकता है। इसे वेज पेनल्टी कहते हैं। वेज पेनल्टी यानी कम सैलरी मिलना क्योंकि आप तैयारी कर रहे थे। हाँ, और एक और पहलू है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। क्या? मानसिक सेहत। ओ हाँ, ये तो बहुत स्ट्रेसफुल होता होगा। बहुत ज्यादा। एक सर्वे में पाया गया कि लगभग 65% प्रतियोगी छात्र बहुत ज्यादा तनाव महसूस करते हैं और करीब 42% में डिप्रेशन यानी अवसाद के लक्षण पाए गए। 42%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी बताते हैं कि परीक्षा के दबाव या फेल होने के कारण छात्रों में आत्महत्या की दर चिंताजनक रूप से ज्यादा है। ये तो बहुत दुखद है। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस सरकारी नौकरी वाले रास्ते की असली कीमत क्या सिर्फ कोचिंग की फीस और किताबों तक ही है या कुछ और भी है जो हम गिन नहीं रहे। सोचने वाली बात है। तो अगर सरकारी नौकरी का रास्ता इतना मुश्किल और महंगा साबित हो सकता है अनदेखी कीमतों के साथ, तो क्या प्राइवेट सेक्टर एक बेहतर, ज्यादा समझदारी भरा विकल्प है? क्योंकि सुनने में तो यही आता है कि इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है। जैसे आपने कहा 2025-26 की पहली तिमाही में 7.8% जीडीपी ग्रोथ हुई। नौकरियों के बढ़ने का अनुमान भी है। हाँ, जैसे वित्त वर्ष 25-26 की दूसरी छमाही में 4.4% नेट ग्रोथ का अनुमान है। कुछ रिपोर्ट तो 2025 में 9% तक के बढ़त की बात कर रही हैं। हाँ, ये सही है कि प्राइवेट सेक्टर में मौके जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ भी ना थोड़ा खेल बदल रहा है। पहले कंपनियां बस ज्यादा से ज्यादा लोगों को भर्ती करती थी, जिसे वॉल्यूम हायरिंग कहते थे। अच्छा, अब वो वैल्यू हायरिंग पे ज्यादा ध्यान दे रही हैं। मतलब वो ऐसे लोगों को ढूंढ रही हैं जो कंपनी की प्रोडक्टिविटी और मुनाफा बढ़ा सके। स्किल बेस्ड हायरिंग हो रही है ज्यादा। वैल्यू हायरिंग मतलब क्वालिटी पर ज्यादा फोकस। कौन से सेक्टर में ज्यादा मौके दिख रहे हैं? कुछ तेजी से बढ़ते हुए सेक्टर हैं, जैसे ई कॉमर्स और टेक स्टार्टअप्स। यहाँ करीब 11.3% नेट रोजगार वृद्धि का अनुमान है। अच्छा। लॉजिस्टिक्स यानी सामान लाने ले जाने वाला कारोबार, उसमें 10.8%। रिटेल यानी खुदरा व्यापार में 8.1%। इनके अलावा ऑटोमोटिव सेक्टर, रोजमर्रा के सामान यानी एफएमसीजी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, फाइनेंस और हेल्थ केयर, इन सब में भी अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। और क्या ये मौके सिर्फ बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में ही हैं, या छोटे शहरों के युवाओं के लिए भी कुछ उम्मीद है? नहीं, ये एक अच्छी बात है। अब ये मौके सिर्फ बड़े मेट्रो शहरों तक ही सीमित नहीं है। हायरिंग का दायरा टियर 2 शहरों तक फैल रहा है। टियर 2 शहर जैसे जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, चंडीगढ़, पुणे, इन शहरों में भी अब कंपनियां जा रही हैं और वहां से टैलेंट हायर कर रही हैं। तो छोटे शहरों या कस्बों से आने वाले युवाओं के लिए भी प्राइवेट सेक्टर में अच्छे अवसर बन रहे हैं। ये तो बढ़िया खबर है। लेकिन टेक सेक्टर में कुछ कंफ्यूजन सा भी है ना? एक तरफ तो हम सुनते हैं टेक बूम कर रहा है, दूसरी तरफ नौकरियों में कटौती की खबरें भी आती हैं, जैसे अभी टीसीएस वाली खबर आई थी। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसे टेक पैराडॉक्स या टेक विरोधाभास कह सकते हैं। टेक्नोलॉजी तरक्की तो ला रही है, जाहिर है, लेकिन साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और ऑटोमेशन ये पुरानी तरह की कई आईटी नौकरियों को खत्म भी कर रहे हैं। हाँ, ये तो डर है। जैसे आपने टीसीएस का जिक्र किया, उनकी एआई इंटीग्रेशन के कारण करीब 20,000 नौकरियों में कटौती की योजना की बात सामने आई है। 20,000? हाँ, तो इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। अब नौकरी की सुरक्षा सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट में। असली सुरक्षा अब इस बात में है कि आपके पास जो हुनर या स्किल्स हैं, वो आज के बाजार में कितने काम के हैं, कितने रेलेवेंट हैं। मतलब स्किल ही सब कुछ है। बिल्कुल। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो स्किल ही नई सिक्योरिटी है। स्किल ही नई सिक्योरिटी है। ये बात थोड़ी डराती भी है। मतलब लगातार सीखते रहो, अपडेट होते रहो, वरना बाहर। हाँ, ये दबाव तो है। और कमाई का क्या? प्राइवेट सेक्टर में सैलरी कैसी है? सुना है टेक और फाइनेंस में तो करोड़ों के पैकेज होते हैं। हाँ, होते हैं। हमारे विश्लेषण में भी कुछ उदाहरण थे। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट 20 लाख से 60 लाख रुपए ज्यादा, इन्वेस्टमेंट बैंकर 12 लाख से 80 लाख प्लस, डेटा साइंटिस्ट
10 लाख से 45 लाख प्लस। ये सरकारी नौकरियों की वो धीमी स्थिर बढ़त के मुकाबले तो बहुत ज्यादा लगता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि कमाई की जो पोटेंशियल है वो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा हो सकती है। यहीं पर ना स्टैटिक सिक्योरिटी और डायनामिक स्टेबिलिटी का फर्क समझना जरूरी है। स्टैटिक सिक्योरिटी और डायनामिक स्टेबिलिटी, ये क्या है? देखिए, सरकारी नौकरी एक तरह की स्टैटिक सिक्योरिटी देती है। मतलब नौकरी बनी रहती है, बदलाव धीरे धीरे होते हैं, सब कुछ प्रिडिक्टेबल सा रहता है। हाँ, स्थिर। और प्राइवेट सेक्टर डायनामिक स्टेबिलिटी देता है। यहाँ नौकरी जाने का खतरा ज्यादा है, ये सच है, लेकिन अगर आप लगातार नए और जरूरी स्किल सीखते रहते हैं, जैसे AI, पाइथन, डेटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग, तो आप अपनी सुरक्षा खुद बनाते हैं। आप मार्केट के हिसाब से बदलते रहते हैं और आपकी कमाई की क्षमता भी बढ़ती जाती है। अच्छा, मतलब सुरक्षा खुद बनानी पड़ती है, मिलती नहीं है। बिल्कुल। लेकिन क्या ज्यादा पैसा हमेशा बेहतर जिंदगी का मतलब होता है? अक्सर सुनते हैं कि प्राइवेट नौकरियों में, खासकर स्टार्टअप्स में, काम का बोझ बहुत ज्यादा होता है, वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाता है। ये बहुत ही जरूरी सवाल उठाया आपने। यहाँ हमें प्रति घंटा वेतन दक्षता पर सोचना चाहिए। प्रति घंटा वेतन दक्षता मतलब 1 घंटे काम के बदले कितना मिला? हाँ, प्राइवेट सेक्टर में, खासकर तेजी से बढ़ती कंपनियों या स्टार्टअप्स में, ज्यादा तनख्वाह के साथ अक्सर काम के घंटे भी बहुत ज्यादा होते हैं। हफ्ते में 50 से 80 घंटे काम करना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती। 80 घंटे, बाप रे। हाँ, और तनाव का लेवल भी काफी ज्यादा हो सकता है। तो सिर्फ सैलरी का आंकड़ा देखना काफी नहीं है। जिंदगी की असली लागत क्या है? आपका समय, आपकी सेहत, आपका सुकून, इन सब को ध्यान में रखना जरूरी है। सही बात है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन ज्यादा कमा रहा है, बल्कि ये है कि जिंदगी की क्वालिटी कैसी मिल रही है। तो मान लीजिए कोई सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और अब उसे लगता है कि नहीं, मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए, तो वो ये बदलाव कैसे लाए? मतलब इतने साल तैयारी की, वो अनुशासन, घंटों पढ़ने की आदत, क्या ये चीजें यहाँ कुछ काम आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती हैं, और शायद आपकी उम्मीद से भी ज्यादा काम आ सकती है। देखिए, तैयारी के दौरान जो गुण विकसित होते हैं, अनुशासन, तेज याददाश्त, मुश्किल चीजों को समझने की क्षमता, और सबसे बढ़कर क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ, एनालिटिकल स्किल्स। हाँ, आलोचनात्मक सोच, जिसकी जरूरत 78% कंपनियां मानती हैं कि उनके कर्मचारियों में होनी चाहिए। ये सारे गुण प्राइवेट सेक्टर में सोने की तरह कीमती हैं। अच्छा। हाँ, इन एनालिटिकल स्किल्स का फायदा उठाने के लिए मेरा सुझाव है कि उम्मीदवारों को कुछ खास छोटे समय के प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज पर ध्यान देना चाहिए। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, कैसे कोर्स? ऐसे कोर्स जो 6 से 12 महीने में पूरे हो जाएं और आपको सीधे नौकरी दिलाने में मदद करें। ये आपकी तैयारी वाली स्किल्स को मार्केट की जरूरत के हिसाब से ढालने में मदद करेंगे। अच्छा, जैसे किस तरह के सर्टिफिकेशन हो सकते हैं ये? ये निर्भर करता है कि आपकी रुचि किस तरफ है। मान लीजिए फाइनेंस में जाना है तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर CFP या CFA लेवल 1 जैसा कुछ कर सकते हैं। बैंकिंग के लिए डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस DBF होता है। अगर मार्केटिंग में रुचि है तो डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे कोर्स हैं, SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग। हाँ, आजकल डिजिटल मार्केटिंग की बहुत डिमांड है। बिल्कुल। तकनीक की तरफ जाना है तो बेसिक कोडिंग सीख सकते हैं, जैसे पाइथन या SQL, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए PMP या CAPM सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये कोर्स तैयारी में बनी मजबूत नींव पर खड़े होकर आपको तेजी से कॉर्पोरेट दुनिया में एंट्री दिला सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक ब्रिज की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर एक रास्ता हुआ, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा है जिसे वो कॉर्पोरेट कल्चर पसंद नहीं, जिसे किसी बॉस के नीचे काम नहीं करना, ज्यादा आजादी चाहिए, क्या उनके लिए भी कोई उम्मीद है? हाँ, क्यों नहीं। यहाँ शायद अपना काम शुरू करने की बात आती है ना? स्वरोजगार, या जिसे आजकल फैंसी भाषा में एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। बिल्कुल, उद्यमिता। और भारत का स्टार्टअप माहौल तो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा बताया जाता है। करीब 1,90,000 स्टार्टअप्स, 17 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा हुई हैं, ऐसा सुनने में आता है। हाँ, आंकड़े तो यही कहते हैं। तो क्या वो तैयारी वाला अनुभव यहाँ भी कुछ मदद करता है? जो घंटों अकेले बैठकर पढ़ता था, क्या वो अपना बिजनेस चला सकता है? निश्चित रूप से। आप सोचिए, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए किस चीज की जरूरत होती है? जबरदस्त समर्पण, अनुशासन, और बिना किसी के कहे या देखे घंटों तक अकेले बैठकर फोकस करने की क्षमता। हाँ, ये तो होता है। यही गुण, अनुशासन और सेल्फ मोटिवेशन, यानी खुद को प्रेरित रखने की कला,
ये तो उद्यमिता की जान है। वो तैयारी असल में उद्यमी बनने का एक अनकहा प्रशिक्षण हो सकता है। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और अच्छी बात यह है कि अगर कोई अपना काम शुरू करना चाहे तो रिस्क कम करने के लिए सरकारी मदद भी मौजूद है। सरकारी मदद अपना बिजनेस शुरू करने के लिए किस तरह की? क्या ये आसानी से मिल जाती है? हाँ, 2 मुख्य योजनाएं हैं जो काफी मददगार हो सकती हैं। पहली है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसे PMEGP कहते हैं। PMEGP? हाँ, ये नए छोटे उद्योग लगाने के लिए लोन से जुड़ी सब्सिडी योजना है। इसमें अगर आप कोई चीज बनाने की यूनिट लगा रहे हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, तो 50 लाख तक का प्रोजेक्ट फाइनेंस हो सकता है, और अगर सर्विस या ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं तो 20 लाख तक। और सब्सिडी कितनी मिलती है? इस पर सरकार 15% से 35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी देती है। ये आपकी कैटेगरी जैसे जनरल, SC/ST, महिला और आप किस इलाके में हैं, शहरी या ग्रामीण, इस पर निर्भर करता है। अच्छा, 15 से 35% सब्सिडी, ये तो काफी है। और दूसरी योजना? दूसरी है CGTMSE, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। CGTMSE, ये क्या करती है? ये योजना बैंकों को गारंटी देती है ताकि वो छोटे उद्यमियों को 5 करोड़ तक का लोन बिना किसी बाहरी गारंटी या कुछ गिरवी रखे, जिसे कोलेट्रल कहते हैं, दे सकें। बिना कुछ गिरवी रखे 5 करोड़ तक? हाँ, बैंक का जो लोन डिफॉल्ट का जोखिम होता है ना, उसका 75% से 90% तक सरकार कवर कर लेती है इस गारंटी से। अरे वाह! यानी अगर किसी के पास गिरवी रखने को कोई प्रॉपर्टी नहीं है या शुरुआत में लगाने को ज्यादा पैसा नहीं है, तब भी वो अपना काम शुरू करने की सोच सकता है। हाँ, यही इन योजनाओं का सबसे बड़ा फायदा है। ये उद्यमिता की 2 सबसे बड़ी बाधाओं को, शुरुआती पैसा कहाँ से आएगा और गिरवी क्या रखेंगे, इन दोनों को बहुत हद तक कम कर देती हैं। इससे कम बचत वाले उम्मीदवार के लिए भी ये एक रास्ता खुल जाता है, जहां सरकारी मदद से शुरुआत की जा सकती है और फेल होने का डर भी कुछ कम हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। और कम लागत में शुरुआत कैसे हो सकती है? मान लीजिए किसी को बहुत बड़ा लोन नहीं लेना। हाँ, वो भी मुमकिन है। हमारे विश्लेषण में कुछ आइडियाज थे, जैसे तैयारी के दौरान जो ज्ञान जमा किया है, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, हाँ, वो ज्ञान उसका इस्तेमाल करके ट्यूशन पढ़ाना या नोट्स या स्टडी मटेरियल बनाना या एजुकेशनल कंसल्टेंसी देना। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा तरीका है। या फिर आजकल डिजिटल दुनिया में फ्रीलांसिंग के बहुत मौके हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग, छोटी कंपनियों के लिए अकाउंटिंग का काम करना, अगर टैली या क्विक बुक्स जैसा कुछ सीख लें, या डिजिटल मार्केटिंग की सेवाएं देना। हाँ, इनसे तुरंत थोड़ी बहुत कमाई शुरू हो सकती है बिना ज्यादा लागत के। सही है। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है जिसे हम स्किल प्रिजर्वेशन या कौशल संरक्षण कह सकते हैं। कौशल संरक्षण मतलब? सोचिए, आपने तैयारी में इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थव्यवस्था सब कुछ पढ़ा। हाँ। एक व्यापक ज्ञान हासिल किया। हाँ। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में किसी बहुत ही स्पेशलाइज्ड संकीर्ण तकनीकी भूमिका में चले जाते हैं, तो शायद ये सारा व्यापक ज्ञान उतना काम ना आए। हाँ, शायद। लेकिन अगर आप अपना काम शुरू करते हैं, हाँ। खासकर कंसल्टेंसी, टीचिंग या कंटेंट बनाने जैसे क्षेत्रों में, तो आप अपने उस सारे ज्ञान का सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं। वो वेस्ट नहीं जाता। अच्छा। इस तरह तैयारी में लगाया गया समय बेकार नहीं जाता, बल्कि आपकी पूंजी बन जाता है। अच्छा। आप उसे भुना सकते हैं। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो हमने 3 रास्ते देखे। एक, सरकारी नौकरी का वो पारंपरिक सपना, दूसरा प्राइवेट सेक्टर की गतिशील दुनिया, और तीसरा स्वरोजगार, यानी अपना रास्ता बनाना। हाँ, हर एक के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। किसी को स्थिरता चाहिए तो किसी को तेज तरक्की। काम और निजी जिंदगी का संतुलन कितना अहम है, ये भी बड़ा सवाल है। तो चलिए एक बार संक्षेप में देखते हैं कि ये सब मिलाकर क्या तस्वीर बनती है। ठीक है। सरकारी नौकरी मतलब सबसे ज्यादा सुरक्षा, धीमी पर पक्की सैलरी ग्रोथ, आमतौर पर बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस और सामान्य किस्म के कौशल की जरूरत। ये उन लोगों के लिए शायद बेस्ट है जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और जीवन में स्थिरता चाहते हैं। सही। दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर, यहाँ मध्यम से लेकर ज्यादा जोखिम है, नौकरी जाने का डर या आपके स्किल पुराने पड़ जाने का डर, लेकिन यहाँ कमाई की संभावना बहुत ज्यादा है। हालांकि वर्क लाइफ बैलेंस अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है। हाँ, इसमें आपको खास तरह के स्किल्स चाहिए और उन्हें लगातार अपडेट करते रहना पड़ता है। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो करियर में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं और ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा समय और तनाव झेलने को तैयार हैं। और तीसरा, स्वरोजगार यानी अपना काम। इसमें जोखिम सबसे ज्यादा है। आपका बिजनेस फेल भी हो सकता है, ये सच्चाई है, लेकिन अगर सफल हुए
तो इनाम भी सबसे बड़ा हो सकता है। पैसे बनाने की अपार संभावना और पूरी आज़ादी, अपना बॉस खुद बनना। शुरुआत में मेहनत और दबाव बहुत ज़्यादा होता है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें कामयाब होने के लिए आप में लीडरशिप क्वालिटी, चीज़ें बेचने की कला और हार न मानने वाला जज्बा होना चाहिए। और लचीलापन भी शायद। हाँ, लचीलापन बहुत ज़रूरी है। ये उन लोगों के लिए है जिनमें अंदर से कुछ करने का जुनून हो, और जैसा हमने बात की, सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठाकर इस जोखिम को कुछ कम ज़रूर किया जा सकता है। तो कोई कैसे तय करे कि उसके लिए कौन सा रास्ता सही है? ये तो बहुत मुश्किल फैसला है, इतनी सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। फैसला मुश्किल है, बिल्कुल है, लेकिन इसे भावनाओं के बजाय थोड़ा ठंडे दिमाग से, डेटा और फैक्ट्स के आधार पर लेना चाहिए। सबसे पहला कदम है खुद का ईमानदारी से मूल्यांकन करना। सेल्फ असेसमेंट कैसे? का रनवे है, मतलब बिना कमाई के आप कितने समय तक अपना खर्च चला सकते हैं। अगर ये 6-12 महीने से कम है तो शायद तुरंत कुछ और सोचने की जरूरत है, तैयारी के साथ साथ। अच्छा। आप कितना जोखिम उठा सकते हैं, आपकी रिस्क टॉलरेंस कितनी है? क्या आप प्राइवेट सेक्टर में अचानक नौकरी जाने का झटका सह सकते हैं, या अपना बिजनेस शुरू करके शुरुआती कुछ महीने बिना कमाई के रह सकते हैं? खुद से पूछें, आपको बुनियादी तौर पर जीवन में स्थिरता चाहिए या विकास की संभावना, प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए या पोटेंशियल? ये बड़ा सवाल है। और सबसे जरूरी, अगर आप तैयारी जारी रखना चाहते हैं तो अपने लिए एक सख्त समय सीमा तय करें, डेडलाइन, शायद 1 साल या ज्यादा से ज्यादा 2 प्रयास। बिना किसी अंत के तैयारी करते रहना आर्थिक रूप से बहुत खतरनाक हो सकता है। ये टाइमलाइन सेट करना बहुत जरूरी है। और अगर कोई रास्ता बदलने का फैसला करता है तो उसके लिए क्या सलाह होगी जल्दी से? अगर रास्ता बदलने का फैसला करते हैं तो एक 90 दिन की ठोस एक्शन प्लान बनाएं। 90 दिन प्लान? हाँ, पहले 30 दिन किसी भी तरह अपनी आय को स्थिर करने पर फोकस करें। चाहे कोई एंट्री लेवल नौकरी मिले या फ्रीलांसिंग का काम शुरू करें, कुछ पैसा आना शुरू हो। ठीक है। अगले 31 से 90 दिन कोई छोटा टारगेटेड सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू करें जो अगले 6 महीने में पूरा हो सके, जो आपको मार्केट के लिए तैयार करें। साथ ही स्ट्रेटेजिकली नेटवर्किंग करें, लोगों से मिलें, कनेक्शन बनाएं, इंडस्ट्री के बारे में जानें और नौकरियों के लिए आवेदन करें, खासकर उन टियर 2 शहरों या तेजी से बढ़ते सेक्टर में जहां मौके ज्यादा हैं। ओके। और अगर कोई तय करता है कि नहीं, मुझे अभी तैयारी ही जारी रखनी है, उसके लिए कोई टिप? अगर तैयारी जारी रखने का फैसला करते हैं तो मेरी सलाह यही है कि जब तक आपके पास कम से कम 3 साल का खर्च चलाने लायक बचत ना हो, तब तक अपनी मौजूदा नौकरी अगर है तो छोड़ने या पूरी तरह बेरोजगार रहने से बचें। ये बहुत बड़ा रिस्क है। मतलब काम के साथ तैयारी? हाँ, पैरेलल पाथ अपनाएं, काम करते हुए पढ़ाई करें। मुश्किल है पर ज्यादा सुरक्षित है। अपनी नौकरी को एक आर्थिक सुरक्षा कवच की तरह देखें और तैयारी के विषयों को सिर्फ रटने के लिए न पढ़ें। तो फिर? बल्कि ये सोचें कि इस ज्ञान का इस्तेमाल भविष्य में दूसरे स्किल विकसित करने में कैसे हो सकता है। जैसे अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो सोचें कि ये ज्ञान आगे चलकर डेटा एनालिसिस या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कैसे काम आ सकता है। इसे भविष्य के लिए एक बेस बनाएं। ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है। तो कुल मिलाकर आज की हमारी इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये निकलता है कि सरकारी नौकरी का जो जाल है वो सिर्फ परीक्षा पास करने की मुश्किल में नहीं है, नहीं, बल्कि तैयारी में लगने वाले समय और पैसे की भारी अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को नजरअंदाज करने में है। वो मौके जो आप तैयारी के दौरान गंवा रहे हैं वो शायद ज्यादा कीमती हों। बिल्कुल। और शायद ये हमारी सोच में बसी स्थिरता की चाहत का भी नतीजा है। लेकिन जैसा हमने देखा, आज की भारतीय अर्थव्यवस्था कई और डायनेमिक रास्ते भी खोल रही है और अपना काम शुरू करने के लिए भी मदद मिल रही है। बिल्कुल सही कहा। सफलता अब सिर्फ एक बहुत मुश्किल, हाई रिस्क वाली परीक्षा पास करने का नाम नहीं रह गई है। अब सफलता का मतलब है कि आप जोखिम को कितनी समझदारी से मैनेज करते हैं। जोखिम मैनेज करना? हाँ, और इसका सबसे अच्छा तरीका है लगातार नए स्किल सीखना और बाजार में अपनी वैल्यू, अपनी रेलेवेंस बनाए रखना। जो उम्मीदवार अपनी तैयारी के दौरान विकसित हुई एनालिटिकल सोच और अनुशासन को प्राइवेट सेक्टर में जो स्किल्स डिमांड में है, जैसे AI, डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के जज्बे के साथ जोड़ लेता है, वो न सिर्फ अपनी कमाई की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है, बल्कि अपने लिए एक ऐसी लॉन्ग टर्म करियर सिक्योरिटी बना सकता है जो वक्त के साथ बदलती जरूरतों के हिसाब से ढल सके, अडेप्टेबल हो।
अडेप्टेबल करियर सिक्योरिटी। और यहाँ एक दिलचस्प बात सोचने वाली है जो मैं आखिर में कहना चाहूंगी। हाँ बताइए। सरकारी परीक्षा के वो जो गहन तैयारी होती है, जिसमें अनुशासन, विश्लेषण करने की क्षमता और लगातार सीखने की आदत बनती है, यही गुण तो प्राइवेट सेक्टर में सफलता और अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये बात तो हमने की। तो क्या ऐसा हो सकता है कि परीक्षा का नतीजा चाहे जो भी हो, असल में ये तैयारी ही, अगर इसे सही नजरिए से देखा जाए, थोड़ा अलग ढंग से इस्तेमाल किया जाए, तो इन दूसरे रास्तों पर चलने के लिए आपको सबसे अच्छी योग्यता या क्वालिफिकेशन प्रदान करती है? वाह, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब तैयारी बेकार नहीं जाती, बस उसे सही दिशा देने की जरूरत है। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है।